कहाँ, कब, कैसे? जी हाँ, इनोवेट आईटी जोन पे आप करेंगे अब एंटरप्राइज की तैयारी बिल्कुल इजी वे में। आपके लिए लाए हैं हम लोग ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस 90 to 99.9% हैं। होप सो आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे और आप लोगों को ये क्वेश्चन करके आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोग नहीं करने वाले थे लेकिन आप लोगों ने वो कर लिए। तो बिना टाइम वेस्ट हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एंटरप्राइज सिस्टम। तो इनमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंगली जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इस बात की थोड़ी सी इंश्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं, अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, देन होप सो इन्हीं क्वेश्चन में से हमारा पेपर आ भी सकता है। और चूँकि मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुकी है, अगर आपने प्लेलिस्ट देख ली है देन वेल एंड गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू .NET एंड इट्स आर्किटेक्चर में जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ये हमारे अभी शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ इज XML डिफरेंट फ्रॉम द HTML? व्हाई इज XML प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? XML HTML से कैसे डिफरेंट है और ये किस तरह से और क्यों ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू .NET फ्रेमवर्क में देखें तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द SQL डाटा अडेप्टर क्या होता है, फिर डाटा अडेप्टर में कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, व्हाट इज़ द डाटा सेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ADO.NET में डाटा अडेप्टर एंड डाटा रीडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डाटा अडेप्टर इन ADO.NET, व्हाट इज़ डाटा रीडर इन ADO.NET और डाटा रीडर का ADO.NET में पर्पस क्या है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रूर करके जाना है, क्योंकि मुझे इस बात की इंश्योरिटी है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। देन मल्टीकास्ट डेलीगेट्स क्या होते हैं और डेलीगेट्स एंटरप्राइज सिस्टम में बेसिक होते क्या हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट एंड jQuery, जिसमें पूछ सकते हैं कि हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड इमेज यूजिंग द jQuery, व्हाट इज़ द डॉलर फंक्शन इन jQuery में डॉलर फंक्शन क्या होता है। Then what are the jQuery selector defined dot class selector in jQuery? What is the purpose of the get and post request in the Ajax के अंदर हम लोग get and post request का purpose क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। What is the get XML function in the dataset method? Then उसके बाद introduction to services और oriented architecture के बारे में बात करें तो इसमें WSDL के बारे में पूछा जा सकता है। SOAP और WSDL के दरमियान में क्या क्या डिफरेंस है इसको पूछा जा सकता है। एंड WSDL के यूजेस क्या है इसको हम देखेंगे। SQL एक्सेप्शन एंड सिक्योरिटी की बात करें तो SQL एक्सेप्शंस क्या होते हैं और SQL इंजेक्शंस क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन ASP.NET में MVC एंड एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक का कि व्हाट इज़ द एंटिटी डाटा मॉडल। देन वेब API एंड REST सर्विसेज में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द वेब API। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को करते हैं स्टार्ट। मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में भी अवेलेबल कर दूंगी, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं, सुन लेते हैं अच्छे से, तो आपके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द XML एंड HTML, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन था। हम देखेंगे कि हमें पता है ये दोनों मार्कअप लैंग्वेज हैं। XML जो होती है ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, जबकि HTML जो होती है ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इनका पर्पस देखते हैं, चूँकि दोनों में हमने डिफरेंस देखना है तो इनका पर्पस हम देखते हैं। जो हमारी HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, इसका यूज़ हम करते हैं वेब पेजेस को रेडी करने के लिए, ये सिर्फ डाटा को प्रेजेंट करने के लिए ही डिज़ाइन की गई होती है। उसके बाद अगर XML की बात करें तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका मकसद ही क्या होता है कि डाटा को स्टोर करना और उसकी जो भी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं उनको डिफाइन करना होता है। अब ये डाटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं लेकिन प्रेजेंटेशंस का ख्याल नहीं रखती, ये सिर्फ डाटा को प्रेजेंट कर रही होती हैं। उसमें क्या क्या प्रेजेंटेशंस आती हैं वो इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं होता, जस्ट एक डाटा का स्ट्रक्चर होता है उसको ही डिस्प्ले करा रही होती हैं। कोई भी प्रॉपर तरीके से जो अच्छा प्रेजेंटेशन दे के जो डिस्प्ले होता है ये वो नहीं करती हैं। उसके
उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसका सिंटैक्स आ जाता है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखना होता है कि जो HTML होते हैं वो प्री डिफाइंड टैग्स यूज़ करते हैं, जैसे हेडर है, पैराग्राफ है, डिव है, उनको पता होता है कि हमने यही टैग्स यूज़ करने हैं। जबकि जो XML होता है इसमें टैग जो होते हैं वो यूज़र डिफाइन होते हैं, यानी यूज़र जो होता है वो खुद से डिफाइन कर रहा होता है कि हमने कौन कौन से टैग जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ करने हैं। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर की। HTML एंड XML के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें मतलब मैंने बात की कि इनमें टैग्स होते हैं, ठीक है। ये जो HTML का स्ट्रक्चर होता है ये बहुत लीनियंट होता है। कुछ टैग जो होते हैं वो अनक्लोज्ड होते हैं, उन्हें क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन ऑलमोस्ट सारे के सारे टैग्स जो होते हैं वो क्लोजिंग टैग भी होता है उनका, और वो उनका जो है वो ओपनिंग टैग भी होता है। और कोई हायरार्किकल एलिमेंट्स जो होते हैं ये भी बना रहे होते हैं, ठीक है, एक रूल्स होते हैं उनका। जबकि जो XML होता है ये स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्स होता है। इसमें अगर हर टैग का ओपनिंग टैग है तो हर एक का क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कुछ टैग थे HTML की, जैसे इमेज टैग हो गया, इस तरह की, तो उनकी कोई क्लोजिंग नहीं होती है। लेकिन जो XML होता है इसका एक स्ट्रिक्ट रूल होता है, स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर होता है कि अगर एक टैग को लिखते हुए उसका हमने ओपनिंग टैग बनाया है तो उसका क्लोजिंग टैग भी मस्ट होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी डाटा इंटेग्रिटी होती है, या जो भी डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट होता है, वेल फॉर्म्ड होता है, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग XML का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये डाटा हैंडलिंग में भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो HTML होता है इसका फोकस ही किसके ऊपर होता है, डाटा प्रेजेंटेशन लेयर्स के ऊपर होता है, ठीक है, यानी प्रेजेंट करना है। ये डिफरेंट CSS और जावास्क्रिप्ट इनका यूज़ करते हुए भी इनको स्टाइलिंग करता है, इनको मैनेज करता है, ठीक है। लेकिन डाटा का बिहेवियर क्या होता है इसकी तरफ इसका कोई खास ध्यान नहीं होता, बस इसका ध्यान क्या होता है कि हमने एक अच्छा सा पेज तैयार करके देना है। लेकिन जो XML होता है ये डाटा का स्ट्रक्चर, जैसे डिज़ाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्ट्रक्चर डाटा, जो एक स्ट्रक्चर डाटा होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक स्टूडेंट का टेबल, हमने स्टूडेंट का XML फाइल बनानी है, तो उसमें हम लोग स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट की इमेज जो है, ये सारे हम लोग टैग्स अंदर इंक्लूड करेंगे, और ये सारे टैग हम खुद डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बना लेंगे स्टूडेंट के बारे में, उसको हम स्टोर करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन उसकी प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इनकी डाटा टाइप्स की बात करते हैं HTML के अंदर, तो इसमें कोई प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, लिंक्स है, मल्टीमीडिया, कुछ मतलब प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन होते हैं। लेकिन जो XML होती हैं इसके अंदर जो डाटा टाइप्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, जो किसी भी टाइप में स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक इमेज लगानी है और मैं कहूँगी मैंने एक एप्पल की इमेज लगानी है, तो हो सकता है मैं उस टैग का नाम ही XML में एप्पल इमेज दे दूँ। इस तरह से हमारा जो है ना वो XML काम करता है। देखिए दोनों के अब मेरे पास सिंटैक्स आ रहे हैं नीचे, एक एग्जांपल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आता है डॉक टाइप HTML का हमने एक पूरा स्ट्रक्चर लिखा, इसके अंदर हमने HTML की अगर क्लोज ओपनिंग की है तो मैंने नीचे जाके HTML की क्लोजिंग भी की है। उसके बाद मैंने HTML का हेड दिया, तो हेड को मैंने भी अगर ओपनिंग की है, इसके अंदर मैंने टाइटल दिया, टाइटल का टैग भी क्लोज किया, हेड का टैग भी क्लोज किया, उसके बाद मैंने बॉडी को भी क्लोज कर दिया। इस तरह से मेरा HTML काम करता है। आप लोग पहले भी HTML पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपको इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा। देखिए अगर XML में मैंने बात की थी यूज़र डिफाइंड, जो HTML थी उसमें पैराग्राफ, हेडिंग 1, हेडिंग, इस तरह की जो टैग्स थे वो पहले से डिफाइन किए गए थे। लेकिन XML यूज़र डिफाइन होता है। इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आता है क्वेश्चन मार्क, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। XML इसका वेरिएंट बताते हैं, ये चीज़ हमें बताती है कि अब हम लोगों ने XML फाइल जो है वो रेडी कर ली है और उसका वेरिएंट ये है। फिर फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक के लिए टैग बनाना है, तो मैंने एक बुक का टैग लिखा, इसको मैंने क्लोज कर दिया। हमें पता है कि XML में जो है वो स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड फॉलो होता है कि अगर किसी टैग का ओपनिंग है तो उस टैग की क्लोजिंग भी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें हम लोग टाइटल दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है लर्निंग XML, मेरी बुक का टाइटल क्या है, लर्निंग XML। टाइटल का टैग लिखा है मैंने इस बुक वाले टैग के अंदर, तो उसको मैंने बुक वाले टैग के अंदर ही इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारे पास ऑथर आता है, ऑथर का मैंने नाम लिख दिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। देन कौन से ईयर में बुक लिखी गई है, मैंने ईयर लिखा और ईयर का हमने क्लोजिंग टैग। यानी इसमें आप अपनी मर्जी से टैग्स बना सकते हैं, ठीक है। XML में इसका स्ट्रक्चर तो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कि हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए, लेकिन इसमें ये चीज़ स्ट्रिक्टली नहीं होती कि आप कौन सा टैग कहाँ यूज़ कर रहे हैं। आपको ये होना चाहिए कि हमें जो चीज़ जिसका हम टैग बना रहे हैं वो बिल्कुल हम लोग करेक्टली टैग बनाते हों। उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाई इज़ XML प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। XML प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है वो क्यों है,
ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और मे भी ये पेपर में पूछा जाए। अब XML को सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस होती हैं। एक ये कि टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट होता है, यानी XML एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट होता है जो किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खोला जा सकता है। इस वजह से ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आसानी से रीड और एडिट किया जा सकता है। इस वजह से ये हमारे पास जो है प्लेट इंडिपेंडेंट है। उसके बाद अगर बात करें तो ये स्टैंडर्डाइज साइंटिक्स रखते हैं, यानी XML के जो साइंटिक्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं। हमारे जो W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो होते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो भी डिफाइन किए गए टैग्स होते हैं वो हमारे XML में एक स्टैंडर्डाइज टैग्स होते हैं। ठीक है, यानी ये स्टैंडर्डाइज रूल्स हर प्लेटफॉर्म पर एक जैसे काम करते हैं, इसलिए XML डॉक्यूमेंट हर जगह पर सही तरीके से इंटरप्रिंट किया जा सकता है। इस वजह से भी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद अगर इसकी थर्ड रीज़न देखें तो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर होता है इसका, यानी XML डॉक्यूमेंट्स अपने डाटा का स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, जिससे किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि डाटा क्या है और कैसे यूज़ किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करती है, यानी इन्हेंस करती है। इस वजह से भी कि ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है, हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे खोल सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ ये XML का टैग है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इस वजह से भी हमारा जो XML है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। उसके बाद अगर बात करें क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, यानी XML को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा है, C# है, पाइथन एक्सेट्रा, किसी में भी, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो है, लिनक्स है, मैकोस, इसमें हम लोग पार्स और जनरेट कर सकते हैं। इस वजह से XML डाटा को शेयर करना और इसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और इस वजह से भी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी फिफ्थ रीज़न देखते हैं जिसमें सेपरेशन ऑफ डाटा एंड प्रेजेंटेशन, यानी XML डाटा का स्ट्रक्चर करने के लिए है, जितना भी हमारा डाटा होता है उसको स्ट्रक्चर करने के लिए XML है, जबकि प्रेजेंटेशन को अलग से हैंडल किया जा सकता है किसका यूज़ करते हुए, XSLT इसका यूज़ करते हुए। इस तरह से आप सेम XML डाटा को अलग अलग एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म पर अलग तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो XML से रिलेटेड जो चीज़ हमने पढ़ा कि क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, एक ये टेक्स्ट बेस होता है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास ये स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स रखता है। ठीक है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म में इसको ओपन करेंगे तो हमें सेम सिंटैक्स ही देगा। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर होता है, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की जो भी फंक्शनैलिटी होती है उसको इन्हेंस कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी होता है, यानी इसको हम लोग जावा, C#, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज के साथ, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो है, लिनक्स है, मैकोस है, किसी के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ डाटा की बात करें कि हम डाटा का स्ट्रक्चर XML में बनाते हैं, अगर हमें इसको प्रेजेंट करना है तो हम लोग XSLT इसका यूज़ करते हुए भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। इस वास्ते भी हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आ सकता है व्हाट इज़ द SQL डाटा अडेप्टर क्या है। देन पूछ सकते हैं एक कंस्ट्रक्टर लिखें डाटा अडेप्टर के लिए, या ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द डाटा सेट। तो इन तीनों के हम लोग आंसर जो है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है SQL डाटा अडेप्टर क्या होता है। हमें पता है कि .NET फ्रेमवर्क में एक ऐसा कंपोनेंट होता है हमारा SQL डाटा अडेप्टर, जो डाटा सोर्सेज जैसे SQL सर्वर जो डाटा सेट्स होते हैं इनके बीच में डाटा को रिट्राइव और मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो चीज़ है हमारा डाटा सेट और हमारा जो SQL सर्वर है, इन दोनों के दरमियान में ऐसा जो ब्रिज काम करता है वो हमारा डाटा अडेप्टर होता है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो भी डाटा होता है उसको रिट्राइव करने, उनको मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, SQL डाटा अडेप्टर्स का। इसके कुछ हमारे पास पर्पसेस हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं, जिनमें सबसे पहले आता है डाटा रिट्राइवल, यानी जो भी डाटा अडेप्टर को SQL कमांड या स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज़ करते हुए हम डाटा को रिट्राइव करने के लिए इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
डाटा अपडेट का मतलब क्या होता है कि जो भी डाटा सेट होता है उसको अपडेट करने के लिए भी हम लोग डाटा अडेप्टर का यूज़ करते हैं। जैसे आप चेंजेस को, जिससे मतलब जो भी चेंजेस आती हैं उसको आप डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कनेक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये डाटाबेस कनेक्शंस को मैनेज करता है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता। इसके लिए आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम इसके थोड़ा कोड की तरफ जाएंगे तो इसमें आपको एक कनेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं कनेक्शन का, उस वजह से आप इस कनेक्शन मैनेजमेंट का सबसे पहले तो ये डाटा को रीड भी कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है, एसक्यूएल कमांड्स का यूज़ करते हुए डाटा को अपडेट कर सकते हैं हम लोग, यानी जो डाटा सेट्स होते हैं उनको हम डाटा अडेप्टर का यूज़ करते हुए उसको डाटा को अपडेट कर सकते हैं। और हम इसमें कनेक्शन भी लगा सकते हैं, यानी डाटा अडेप्टर होता है जो भी डाटाबेस कनेक्शंस होते हैं इनको मैनेज करता है न्यू कनेक्शन बनाने के लिए। और अगर हमें हमारी जो कोडिंग होती है बैकएंड पे, उस पर हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए हम इसमें कनेक्शन का ऑप्शन लगाते हैं। अब इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं हमारे एसक्यूएल डाटा अडेप्टर के, जिनमें हमारे पास जो होता है, अगर इसकी कोडिंग तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको साथ में गाइड कर दूंगी। जैसे इसके कुछ कंपोनेंट्स मैंने आपको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है सिलेक्ट कमांड। अब ये डाटा को रिट्राइव करने के लिए एसक्यूएल कमांड या स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने माई एसक्यूएल यूज़ किया है या MS SQL यूज़ किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि आप जब भी आपने कोई भी कमांड लिखी है उसको उसकी आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए, उसको रिट्राइव कराने के लिए आप लोग सिलेक्ट लिख के स्टैरिक लिखते हैं, आगे उस अगर टेबल को डिस्प्ले कराना है तो टेबल का नाम लिख देते हैं। उसके बाद आपने इंसर्ट कमांड का यूज़ करना है, यानी जो भी न्यू रोज है उनको इंसर्ट करने के लिए या न्यू रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए आप लोग SQL कमांड्स का यूज़ करते हैं डाटाबेस के अंदर। उसके बाद अपडेट कमांड करने के लिए भी आप सिंपल अपडेट की कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी जो अगर न्यू रिकॉर्ड आपने अगर एंटर किया, जो भी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसको अगर आपने चेंज करना है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी रिकॉर्ड को, रो को, कॉलम को डिलीट करना है तो आप उसके लिए भी डिलीट SQL कमांड का यूज़ करते हैं। अगर नीचे एक एग्जांपल गिवन है हमारी SQL की, ये वाली, सबसे पहले तो उन्होंने लिखा हुआ है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा। जब भी आप लोगों ने, चूँकि हमारा ये जो पूरी आउटलाइन थी ये C# के ऊपर, जिसमें जो कोडिंग ज़्यादा यूज़ हो रही थी, एक XML यूज़ हो रही थी, एक C# यूज़ हो रही थी, जावास्क्रिप्ट एंड HTML, ये 3-4 लैंग्वेजेस थी। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए क्या रही हूँ क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन जो है वो पर्सनली इस बात की थोड़ा इंश्योरिटी हो रही है कि हाँ ये पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए SQL डाटा अडेप्टर इन C# में देख लेते हैं। तो आप लोगों ने, हमने जब भी किसी चीज़ को, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग नेम स्पेसिस को ऐड करते हैं, जिसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा से यूज़ करना है। अब आप सिस्टम डॉट डाटा के बाद स्टैरिक भी लगा सकते हैं, जो स्टैरिक इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हाँ जितनी भी कमांड्स हैं, जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो चूँकि हमने SQL के लिए कि किस तरह से हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं उसके लिए हम लोगों ने यूज़ करना है, किस तरह से हम लोग अपनी कमांड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन सी कमांड हमने यूज़ करनी है, तो ये स्टेप आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले आपने यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा लिखना है, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट, चूँकि SQL का हम यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट किस तरह से कनेक्शन क्रिएट करते हैं क्लाइंट के साथ। तो यहाँ पे SQL कनेक्शन के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, उसके बाद आगे मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल्स टू द न्यू। अब ये जो आगे SQL कनेक्शन है ये इस न्यू के आगे लाइन शुरू हो रही है, ठीक है। तो न्यू SQL कनेक्शन लिखेंगे, अंदर लिखेंगे योर कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास की है, आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपके जो कनेक्शन है उसके लिए हम लोगों ने स्ट्रिंग को यूज़ किया। उसके बाद SQL डाटा अडेप्टर का यूज़ करेंगे, जिसमें अडेप्टर का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू लिखेंगे, SQL डाटा अडेप्टर लिखेंगे। वही हम लोग कंस्ट्रक्टर जिस तरह से बनाते हैं, आप कह सकते हैं कि SQL अडेप्टर ये एक कंस्ट्रक्टर ही है, जिसमें हम लोग क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। जैसे एम्प्लॉयज़ का टेबल है तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और इस कनेक्शन के साथ के मतलब ये जो मैंने डाटा अडेप्टर और जो भी कनेक्शन डाटा सेट के साथ था उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया है। यानी ये आप कह सकते हैं कि ये मेरी SQL क्यूरी है और ये मेरा कनेक्शन है डाटा सेट का। तो इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मैंने डाटा अडेप्टर का यूज़ किया है।
होप सो आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टर की बात करें तो अगर आप ये ऊपर वाली भी एग्जांपल लिख लेते हैं कंस्ट्रक्टर में तो आप वेल एंड गुड। तो कंस्ट्रक्टर इन डाटा अडैप्टर क्या होता है, डाटा अडैप्टर के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का साइंटेक्स जो है वो हमको हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। पब्लिक क्लास माई डाटा अडैप्टर, ये एक मैंने क्लास बनाई है माई डाटा अडैप्टर के नाम से और इसको मैंने इनहेरिट किया है किस चीज़ से, एसक्यूएल डाटा अडैप्टर। एसक्यूएल डाटा अडैप्टर जो है ये हमारे इस यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा एसक्यूएल क्लाइंट इसमें से ही हम लोगों ने इस पैकेज को या आप कह सकते हैं इस क्लास को लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये जो आपको माई डाटा अडैप्टर क्लास का नाम नज़र आ रहा है ना, चूँकि हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा था, ऊप में पढ़ा था कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो सेम क्लास के नेम जैसा ही होता है। तो यहाँ पर भी हमने लिखा माई डाटा अडैप्टर, ये कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने पैरामीटर्स पास कराए। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप कह सकते हैं जिसमें स्ट्रिंग लिया है सिलेक्ट द कमांड टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद एसक्यूएल कनेक्शन, मैंने यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट कर लिए। उसके बाद मैंने इसको इनहेरिट किया है, ठीक है। यानी देखो मैंने बेस क्लास बनाई है तो यहाँ पे मैं बेस लिखूंगी, सिलेक्ट द कमांड टेक्स्ट और अंदर कनेक्शन लिख दूँ कि हाँ ये कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर ये स्ट्रिंग और ये नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ सिलेक्ट कमांड टेक्स्ट और कनेक्शन लिखेंगे और मैंने यहाँ पर इसको इनहेरिट किया है बेस, ठीक है, इसका बेस नाम देके। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एडिशनल इनिशलाइजेशन थी जो कि अब यहाँ पर डन हो चुकी हैं, हमें यहाँ पर इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं इस एग्जांपल की बात करती हूँ, इसमें मैंने आपको बताया कि जो माई अडैप्टर था, माई डाटा अडैप्टर, ये क्लास को एक कस्टम डाटा अडैप्टर है जो भी हमारा एसक्यूएल डाटा अडैप्टर होता है उससे इनहेरिट करते हैं। तो इसमें जो इसका जो कंस्ट्रक्टर था जिसमें हमने सिलेक्ट कमांड टेक्स्ट और एसक्यूएल कनेक्शन को पैरामीटर के तौर पर, यानी इस कंस्ट्रक्टर में मैंने सिलेक्ट कमांड टेक्स्ट और कनेक्शन को एज अ पैरामीटर के तौर पर यूज़ किया था। और ये जो बेस कीवर्ड है इसका इस्तेमाल करके हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि ये बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करा रहा है। यानी ये चीज़ कह सकते हैं ये मेरी जो है वो बेस क्लास है, ये मेरी पेरेंट क्लास है और ये बेस क्लास रिप्रेजेंट कर रही है कि मैंने इस बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करा लिया। ये बेसिकली ये कॉल हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो डाटा अडैप्टर के अंदर काम करता है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डाटा सेट। हमें पता है डाटा सेट्स क्या होता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक ऐसा इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये मल्टीपल टेबल्स को मैनेज कर सकता है और जितने भी रिलेशनल डाटा होते हैं उनको मेंटेन करने की भी कैपेबिलिटीज़ रखता है। जैसे इसके कुछ फीचर्स होते हैं, अगर हम इनको देखते हैं, इसमें आता है मल्टीपल डाटा टेबल्स, यानी डाटा सेट में आप एक या ज़्यादा डाटा टेबल्स हो सकते हैं। हमें पता है कि हम डाटाबेस में हम एक से ज़्यादा टेबल्स भी बनाते हैं, तो डाटा सेट्स में भी आपको एक या ज़्यादा टेबल्स भी आपके लिए हो सकते हैं। अब हर टेबल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं जो रिलेशनल डाटाबेस के जैसे ही होते हैं, यानी रोज़ और कॉलम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, रिलेशन बना रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास फीचर होता है वो ये होता है कि मल्टी डाटा टेबल्स होते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है डाटा रिलेशंस, यानी आप टेबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं, जो फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं इसकी तरह ही काम कर रहे होते हैं। जैसे फॉरेन की और प्राइमरी की का आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो रहा होता है और वो मिलके कोई ना कोई रिलेशनल डाटाबेस बना रहे होते हैं, तो डाटा रिलेशन भी इसी तरह से काम करती है। उसके बाद इसके अंदर डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर होता है, यानी डाटा सेट डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर का ही पार्ट होता है। यानी आप डाटाबेस से कनेक्शन बनाए बिना ही, यानी अगर आप कोई कनेक्शन डाटाबेस के साथ बनाते भी नहीं हैं तब भी आप डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक तो बात होती है ना कि आप डाटाबेस के साथ कनेक्ट हैं तब आप उसके साथ ही कनेक्ट रहते हुए डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन डाटा सेट जो होता है ये जहाँ डाटाबेस के साथ काम कर रहा होता है वहाँ पर ये डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर के तौर पर भी काम करता है। यानी इसमें ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास डाटाबेस से ही हम कनेक्ट हों, हम डाटा सेट्स में डाटाबेस से कनेक्ट हुए बगैर भी अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका बेसिक पर्पज़ ही क्या होता है कि डाटाबेस के बगैर हम अपने डाटा सेट्स को कनेक्ट रखते हैं, ठीक है। डाटाबेस के कनेक्शन की ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा पड़ती, इसमें हम लोग खुद से ही टेबल को बना सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डाटा बाइंडिंग, यानी डाटा सेट को जितने भी हमारे यूआई आप कह सकते हैं यूआई कंट्रोल होते हैं उसके साथ भी हम लोग इसको बाइंड कर देते हैं। इसके साथ बाइंड करना हमें बहुत आसान होता है। जैसे आप डाटा को डिस्प्ले कराने और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ सिंपल एक एग्जांपल से समझाती हूँ तो ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है। आप मान लीजिए आपकी स्क्रीन है,
ये जो आपको यूज़र इंटरफेस यूआई शो हो रहा है, इसके बैकएंड पे हुई होती है कोई ना कोई कोडिंग, ठीक है। इस यही है ना, इसके बैकएंड में कोई ना कोई कोडिंग हुई होती है। अब ये कोडिंग वगैरह सब कुछ कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, हमारे डेटाबेस के अंदर। तो ये जो डेटाबेस होता है, जब डेटा सेट की बात करते हैं तो उसमें हमें इस डेटाबेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम सिंपल डाटा सेट लगाते हैं, उसमें ही हम लोग एसक्यूएल कमांड्स को ऐड करते हैं, हमें डेटाबेस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। डाटा सेट के अंदर हम सिंपल कोडिंग करते हैं और अपने यूआई को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे नीचे हमारे पास इसके एग्जांपल भी गिवन है। सबसे पहले तो आप लोगों के पास डाटा सेट्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पर डाटा सेट एक क्लास है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद न्यू डाटा सेट करके मैंने उसकी मेमोरी को एलोकेट कर लिया। देन हम लोग एसक्यूएल डाटा अडेप्टर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सेम जैसे हम अभी अडेप्टर में पढ़ के आए हैं, एसक्यूएल अडेप्टर में सेम वहीं पे यहीं पे भी वही कमांड यूज़ होंगी। एक डाटा सेट बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। अगर एसक्यूएल डाटा अडेप्टर बनाया तो अडेप्टर का भी ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें मैंने न्यू एसक्यूएल अडेप्टर इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, जिसमें मैंने क्यूरी लिख दी कि सिलेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ और इसके साथ एक कनेक्शन क्रिएट कर दें। फिर अडेप्टर डॉट फिल लिख देंगे और अडेप्टर को किससे फिल करेंगे, हमारे डाटा सेट के साथ और एम्प्लॉय के साथ। यानी हमें यहाँ पे डाटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डाटा सेट के अंदर ही एम्प्लॉय के टेबल को स्टोर करा लिया है। अगर मुझे डाटा सेट से डाटा को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे डाटा टेबल और एम्प्लॉयज़ का टेबल लेंगे और फिर डाटा सेट को इस टेबल के साथ, ये जो टेबल मैंने ऊपर एम्प्लॉय का बनाया है उसके साथ मैं इसको कॉल करा लूँगी। कॉल कराने के बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर ईच, यानी हर एक के लिए डाटा रो इन एम्प्लॉय टेबल्स डाटा रो। अब हम इसको, ये जो एम्प्लॉय टेबल था इसको हम लोग यहाँ पर कॉल करा लेंगे, उसकी जितनी भी रोज थी। फिर मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन, सी शार्प के अंदर जब हम लोग आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं तो कंसोल डॉट राइट लाइन लिख के हम इसकी आउटपुट को डिस्प्ले करा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी नेम होगा वो मेरा यहाँ पर ऐसे आके मुझे आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मुझे इसके अंदर एसक्यूएल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सिंपल डाटा सेट बनाया, टेबल बनाया, कनेक्शन क्रिएट किया, उसके साथ टेबल को मैंने डाटा सेट को कनेक्ट कर दिया और सिंपल तरीके से मुझे यहाँ पर आउटपुट जो है उसको डिस्प्ले कराने के लिए मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखी और मेरी आउटपुट डिस्प्ले हो गई। इस तरह से हमारे डाटा सेट्स जो होते हैं वो काम करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अडेप्टर इन ADO.NET? What is the data reader in ADO.NET and what is the data reader in ADO.NET और इसका पर्पस क्या है? मैं आपको फिर से कह दूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करने हैं। ये क्वेश्चन कोई भी इनमें तीनों में से कोई भी आ सकता है, हो सकता है ये दोनों ही आ जाए। फिर क्या करेंगे आप लोग, तो आप लोगों ने ये ज़रूर करने हैं। तो डाटा अडेप्टर इन ADO.NET में क्या होता है, हमें पता है ADO.NET का एक कंपोनेंट है हमारा डाटा अडेप्टर, जो डाटाबेस के साथ डाटा इंटरचेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। डाटा जो भी यूआई होता है, जो भी डाटाबेस होता है, उसके दरमियान में एज अ ब्रिज जो काम कर रहा होता है वो हमारा ADO.NET का एक कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग डाटा अडेप्टर बोलते हैं, जिसको हम लोग अभी अभी भी डिस्कस करके ही आए हैं, ठीक है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट इसके फंक्शंस क्या होते हैं, डाटा रिट्राइवल, यानी डाटा अडेप्टर डाटाबेस से डाटा को रिट्राइव करता है, इसे डाटा सेट या जो भी डाटा टेबल होता है उसमें स्टोर करता है। ये एसक्यूएल कमांड या जो भी स्टोर प्रोसीजर होते हैं उसका यूज़ करते हुए डाटा को ले सकते हैं, यानी डाटाबेस से डाटा को ले सकते हैं या उसको रिट्राइव कर सकते हैं। उसके बाद आता है डाटा अपडेट, यानी डाटा अडेप्टर को यूज़ करके आप डाटा सेट या जो भी डाटा टेबल्स के अंदर जो चेंजेस होती हैं उनको डाटाबेस में अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अडेप्टर के पास कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे इंसर्ट कमांड है, अपडेट कमांड है, डिलीट कमांड है। आप इन कमांड का यूज़ कर सकते हैं, इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, इनका यूज़ करते हुए आप इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, यानी ये डाटाबेस कनेक्शन को मैनेज करता है, लेकिन ये कनेक्शन को ओपन नहीं रखा जाता, जब तक इसकी ज़रूरत होती है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। आप इसे डाटा रिट्राइव करने और चेंजेस को कमेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तब भी हम यूज़ करते हैं, इसको हम लोग ज़्यादा देर तक ओपन नहीं रखते हैं, ठीक है। जैसे इसकी भी हमें एग्जाम्पल गिवन है, इसका भी हमें कोड गिवन है। एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से मैंने एक क्लास बनाई और साथ में मैंने कनेक्शन के नाम से उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मैंने न्यू बनाकर इस एसक्यूएल कनेक्शन का मैंने क्या किया, जब हम कंस्ट्रक्टर बनाना होता है हम साथ में न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं और फिर एसक्यूएल कनेक्शन लेके मैं इसका एक आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर बना लूँगी। फिर उसके बाद योर कनेक्शन स्ट्रिंग, यानी इसका मतलब यहाँ पे आपकी कनेक्शन की स्ट्रिंग यूज़ होगी। जैसे मैंने कनेक्शन बना लिया एसक्यूएल का, उसके बाद मैं डाटा अडेप्टर एसक्यूएल डाटा अडेप्टर लूँगी इज इक्वल्स टू द न्यू एसक्यूएल अडेप्टर के नाम से मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगी, जिसके अंदर मैं जो क्यूरी थी स्ट्रिंग की वो पास करूँ, जिसमें सिलेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगी अपडेट एम्प्लॉय टेबल
कहाँ से अपडेट करना है मैं वहाँ से अपडेट कर दूँगी। अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट एम्प्लॉय टेबल कर दूँगी। अगर मुझे इसको कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो मैं लिखूँगी इंसर्ट इनटू द टेबल, ठीक है। यानी सारी जो कमांड्स है वो मैं यहाँ पर ही लिखूँगी और उसके साथ मैं कनेक्शन क्रिएट कर दूँगी। देन कनेक्शन क्रिएट करने के बाद मैं डाटा सेट बनाऊँगी, न्यू डाटा सेट को कॉल कराऊँगी। उसके बाद मैं अडाप्टर डॉट फिल यानी अडाप्टर के थ्रू जो है वो मैं डाटा एम्प्लॉय टेबल में से जो भी मेरा डाटा होगा वो मैं डाटा सेट्स में से उसको रिट्राइव कर लूँगी। इस तरह से ये काम करता है। स्टेप याद रखिए, सबसे पहले आपने कनेक्शन क्रिएट करना है एसक्यूएल का। उसके बाद आपने एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर आपने एक स्ट्रिंग पास करनी है कि आपका कनेक्शन क्रिएट होने लगे। उसके बाद आपने डाटा अडाप्टर लेना है, तो डाटा अडाप्टर के अंदर आपने एसक्यूएल की कमांड की क्यूरी लिखनी है और उसके साथ कनेक्शन को आपने एज अ पैरामीटर ले लेना है। देन उसके बाद आपने डाटा सेट बनाना है। डाटा सेट बनाने के बाद आपने अडाप्टर के अंदर डाटा सेट से ही एम्प्लॉय के जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोगों ने रिट्राइव कर लेनी है डाटा सेट का यूज़ करते हुए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है डाटा रीडर इन एडियो डॉट नेट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाटा रीडर एडियो डॉट नेट का आपको मैं बता दूं कि एक लाइट वेट कंपोनेंट होता है जो डाटा बेस से डाटा स्ट्रीम की तरह रीड करता है, यानी ये डाटाबेस का ही यूज़ कर रहा होता है। अब ये एक फॉरवर्ड ओनली कर्सर की तरह काम करता है, यानी आप सिर्फ फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे की तरफ मूव कर सकते हैं जब आप रीड कर रहे होते हैं, लेकिन आप बैक नहीं आते। जैसे इसके कुछ फीचर्स हैं जिसमें आता है फास्ट एंड एफिशिएंट। तो डाटा रीडर बहुत फास्ट होता है क्योंकि ये डाटा को डायरेक्टली डाटाबेस से रीड करता है विदाउट किसी भी इंटरमीडिएट स्टोरेज के। ये डायरेक्टली रीड कर रहा होता है, ये सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, बैकवर्ड नहीं आता। उसके बाद रीड ओनली की बात करेंगे तो ये सिर्फ डाटा को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप इससे डाटा को अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसका यूज़ तब होता है जब आपको सिर्फ डाटा को डिस्प्ले कराना होता है, सिर्फ रीड करना होता है उसके लिए, यानी आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कनेक्शन रिक्वायर्ड, यानी डाटा रीडर को डाटाबेस कनेक्शन की भी ज़रूरत होती है और ये तब तक ओपन रहेगा जब तक आप डाटा को रीड करते हैं। जैसे ही आपने डाटा को रीड करना छोड़ा आपका कनेक्शन भी साथ में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है बिल्कुल वही जो हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले आपने कनेक्शन क्रिएट करना है, उसके बाद आपने एसक्यूएल कमांड के लिए यहाँ पर न्यू एसक्यूएल कमांड, जैसे हम ऊपर एसक्यूएल डाटा अडेप्टर ले लेते तो यहाँ पे उन्होंने एसक्यूएल कमांड लिख दी है। डाटा अडेप्टर एसक्यूएल कमांड दोनों सेम ही काम कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाटा अडेप्टर भी लिख सकते हैं, अडेप्टर की यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कमांड लिखें देन वेल एंड गुड। उसके बाद आपने क्या करना है, कनेक्शन डॉट ओपन, यानी ये कनेक्शन जो है वो तब तक ओपन रहेगा, कब तक, एसक्यूएल रीडर के नाम से हम बनाएंगे एग्जीक्यूशन रीडर, कमांड डॉट एग्जीक्यूशन रीडर के इसको साथ हम कनेक्ट करा देंगे। तो जब तक रीडर ने रीड करना है तब तक हमारा ये कनेक्शन ओपन रहेगा। तो कंसोल डॉट राइट लाइन रीडर नेम, ठीक है, रीडिंग द नेम, जो भी उसने रीड करना होगा डाटा उसकी कॉलम जो है हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फिर जैसे ही रीडर ने रीड करना छोड़ा हम रीडर डॉट क्लोज कर देंगे, यानी जैसे रीडर ने क्लोज कर दिया, पढ़ना छोड़ दिया, रीड करना छोड़ दिया, तब इसका कनेक्शन भी क्लोज हो जाएगा। तो ये सारा कुछ एसक्यूएल डाटा रीडर ये काम करता है। सबसे पहले आप स्टेप याद रखें, पहला स्टेप आपने कनेक्शन क्रिएट करना है एसक्यूएल का। उसके बाद आप लोगों ने अडेप्टर या जो भी कमांड है क्यूरी के थ्रू वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने कनेक्शन को ओपन कर देना है। कब तक ओपन करना है, जब तक हमारा रीडर जो होता है वो रीड कर रहा है। जैसे ही रीडर ने रीड डॉट क्लोज किया यानी पढ़ना छोड़ दिया, आपने इसका कनेक्शन जो है वो साथ ही क्लोज कर देना है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डाटा रीडर एडियो डॉट नेट में क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है। तो हम इसका पर्पस देख लेते हैं। तो डाटा रीडर का पर्पस ही क्या होता है, एफिशिएंट और फास्ट डाटा रिट्राइव करना है। यानी इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको सिर्फ और सिर्फ डाटा रीड करना होता है, जैसे रिपोर्ट्स या OI डिस्प्ले कराने या UI डिस्प्ले कराने के लिए। अब इसके कुछ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पर्पसेस है, जिसमें सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस। तो डाटा रीडर को यूज़ करके आप लार्ज डाटा सेट्स को क्विकली रीड कर सकते हैं, जो एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को भी बेटर बनाते हैं। लो मेमोरी यूजेज है, यानी ये सिर्फ करंट रो की मेमोरी में ही रखा जाता है। जैसे मेमोरी का जो भी कंजप्शन काम होता है, जो कंजप्शन होता है यानी मेमोरी को ज़्यादा कंज्यूम करना भी इसका लो हो जाता है, इसका यूजेज होता है वो लो हो जाता है और आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकते हैं। रियल टाइम डाटा एक्सेस होता है, यानी डाटा रीडर का इस्तेमाल जो है बिल्कुल रियल टाइम एप्लीकेशन में होता है, जहाँ आपको डाटा को क्विकली रीड करना होता है। जैसे डैशबोर्ड या लाइव अपडेट, जैसे अगर मैं अपने यूट्यूब का स्टूडियो ओपन करती हूँ तो वहाँ सामने मुझे एक डैशबोर्ड नज़र आता है, तो वहाँ पर बस मैंने उसको देखने के लिए
कि मतलब मेरे कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, सब कुछ तो मेरे डाटाबेस में स्टोर होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई लाइव अपडेट होते हैं सिर्फ तब तक के लिए मेरा कनेक्शन ओपन रहेगा। जैसे मैं वहाँ से हटूँगी तो तब तक मेरा कनेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा। अगर मैं वापस जाऊँगी तब दोबारा से कनेक्शन क्रिएट होगा, फिर मैं वापस उसको लीव करके आऊँगी तो मेरा कनेक्शन वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आता है व्हाट आर द मल्टी डेलीगेट्स एंड व्हाट इज़ द डेलीगेट्स इन एंटरप्राइज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टी डेलीगेट्स क्या होते हैं? C# में एक स्पेशल टाइप के डेलीगेट्स होते हैं जो एक ही टाइम पर मल्टीपल मेथड्स को इन्वोक कर रहे होते हैं। इन पे ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुकी हूँ, होप सो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। लेकिन ये इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर आप लोग पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तलाश में है, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो C# में एक स्पेशल टाइप के डेलीगेट्स होते हैं जो एक ही टाइम पर मल्टीपल मेथड्स को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीकास्ट डेलीगेट। अब ये डेलीगेट्स के वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वो इंस्टेंसेस होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा मेथड्स को रेफरेंस कर सकते हैं। और जब आप मल्टीकास्ट डेलीगेट्स को कॉल करते हैं तो ये सारे मेथड को सीक्वेंशियली ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जिसमें आता है मल्टीपल मेथड रेफरेंसेस, यानी आप एक मल्टीकास्ट डेलीगेट के ज़रिए मल्टीपल मेथड्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। इसका मतलब है ये मतलब यही है कि आप एक डेलीगेट के थ्रू एक साथ कई ज़्यादा मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास इसका फीचर आता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी जब आप मल्टीकास्ट डेलीगेट को कॉल करते हैं तो ये मेथड्स को उनके एडिशन ऑर्डर्स, जितने भी एडिशन ऑर्डर्स होते हैं, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जब भी सीक्वेंस होता है, उस लिहाज से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले जो मेथड ऐड किया था वो पहले ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, सीक्वेंस के साथ। फिर इसकी रिटर्न टाइप आती है, यानी अगर मल्टीकास्ट डेलीगेट का रिटर्न टाइप है तो ये सिर्फ पहले मेथड की रिटर्न वैल्यू ही रिटर्न करेगा। अगर मेथड की रिटर्न टाइप वॉइड है तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं। वॉइड का मतलब ही क्या होता है कि कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं करनी है। जैसे इसकी भी मैंने एक एग्जांपल लिखी है कोडिंग के थ्रू। सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की तरह हम यूजिंग सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद पब्लिक डेलीगेट के नाम से मैंने एक क्लास बनाई है जिसमें वॉइड नोटिफाई स्ट्रिंग मैंने इसको बनाया एक फंक्शन के तौर पे। उसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई है प्रोग्राम। ये जो चीज़ है, ये जो फर्स्ट लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रही है, ये बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब होता है हमने एक डेलीगेट बनाया है। डेलीगेट पे हमने एक मैसेज जो है उसको पास कराया है, ठीक है, एज अ पैरामीटर लिया है। उसके बाद मैंने प्रोग्राम के नाम से एक क्लास बनाई है। देन मैं अपने वॉइड मेन फंक्शन के अंदर, क्लास के अंदर जाके मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन के बाद यहाँ पर मैंने ये जो ऊपर फंक्शन बनाया था डेलीगेट का नोटिफाई, इसके फिर मैंने नोटिफाई हैंडलर के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हम लिखेंगे मेथड 1, ठीक है। फिर हम लिखेंगे नोटिफाई हैंडलर प्लस मेथड 2, क्योंकि मैंने बात की जो मल्टीकास्ट डेलीगेट होते हैं उसमें एक से ज़्यादा मेथड एक ही बारी में कॉल हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हम मेथड 1 मेथड 2 करके बनाएंगे, यानी मेथड 2 को मैंने ऐड कर दिया है मेथड 1 के डेलीगेट्स के अंदर। उसके बाद हम नोटिफाई हैंडलर लिखेंगे जिसमें हमारे पास जो मैसेज था वो क्या प्रिंट हो, हेलो मल्टीकास्ट डेलीगेट, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलिंग द डेलीगेट करेंगे, ये चीज़ जो है ये कॉल हो रही है, ठीक है, मल्टीकास्ट डेलीगेट। उसके बाद हम लोग पब्लिक एक मेथड 1 जो हमने बनाया था उसको हम लोग यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 1 लिखेंगे स्ट्रिंग मैसेज। और ये मैसेज जो है ये क्या डिस्प्ले कराएगा, एडिंग द मेथड लिखा गया हेलो मल्टीकास्ट डेलीगेट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लिख के जो मेथड 1 था उसका मैसेज डिस्प्ले करा देंगे। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 2 सेम प्रोसेस हम इसके अंदर भी करेंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट डिस्प्ले होगी वो हमारे पास 2 होंगी। एक में जो मेथड 1 था उसमें डिस्प्ले होगा हेलो वेलकम टू, या फिर जो भी मल्टीकास्ट डेलीगेट कॉल होगा, और सेकंड वाले में भी यही आउटपुट जो है डिस्प्ले होगी हमारे पास। उसके बाद ये हमने मल्टीकास्ट पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे पास डेलीगेट्स क्या होते हैं। हमें पहले डेलीगेट्स पढ़नी चाहिए थी, उसके बाद हमें मल्टीकास्ट, लेकिन हम चूँकि सीक्वेंस के साथ जो भी क्वेश्चन थे उसके सीक्वेंस के चल रहे हैं। तो डेलीगेट्स एंटरप्राइज में क्या होते हैं, एक पावरफुल फीचर होता है। जो भी हमारा .NET फ्रेमवर्क होता है या जो भी मेथड्स होते हैं उसको रेफरेंस करने की जो भी कैपेबिलिटीज़ देते हैं वो हमारे डेलीगेट्स ही देते हैं। तो एंटरप्राइज में डेलीगेट का इस्तेमाल जो है किस लिए होता है, जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हैंडल करने के लिए, यानी डेलीगेट्स का इस्तेमाल इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग में होता है। जब कोई इवेंट
अकर होता है, जैसे बटन पे अगर मैंने क्लिक किया है तो डेलीगेट कॉल हो जाता है जो रेलिवेंट इवेंट हैंडलर को कॉल करता है। लूज कपलिंग यानी डेलीगेट्स एंटरप्राइज एप्लीकेशन में कंपोनेंट्स को लूजली कपल करने में मदद करता है। इसका मतलब है कि आप कंपोनेंट्स के बीच में जितनी भी डायरेक्ट रेफरेंसेस होते हैं वो नहीं रखते, बल्कि डेलीगेट्स के ज़रिए ही कम्युनिकेशन करते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटेबिलिटी बढ़ाते हैं। जैसे अगर मैंने ऊपर वाला कोड किया था ना, तो आपने देखा होगा कि मैंने उनको डायरेक्टली नहीं किया। सबसे पहले मैंने एक डेलीगेट बनाया है, डेलीगेट का फंक्शन बनाया, उसके बाद मैंने क्लास और मेन फंक्शन बनाया। फिर जो मैंने डेलीगेट का फंक्शन बनाया था नोटिफाई, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मेथड 1 को मैंने इसके साथ जो है वो कॉल किया। उसके बाद मैंने मेथड 2 को अंदर ऐड किया। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो नोटिफाई हैंडलर ऑब्जेक्ट है, ये जो मैसेज यानी ये जो चीज़ है ना, ये इस चीज़ को रेफरेंस कर रही होगी कि हाँ मुझे यहाँ पे ये मैसेज जो है हेलो मल्टीकास्ट डेलीगेट को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कराने के लिए क्या किया, पहले मैंने मेथड 1 के नाम से फंक्शन बनाया। उसके अंदर मैंने मेथड 1 में ये वाला जो मेरे पास ऊपर जो ये वाली चीज़ थी वो इसके साथ लिंक कर रही थी, और यही चीज़ जो थी वो मेरी मेथड 2 के साथ भी लिंक कर रही थी। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। जितनी इवेंट आप कह सकते हैं इसको इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग होते हैं, जिसमें अगर बटन क्लिक करने पे बटन क्लिक हो जाता है, जो भी आउटपुट आएगी वो चीज़ हमें डेलीगेट्स के थ्रू ही शो हो रही होती है। उसके बाद इसका थर्ड पर्पस देखें तो ये एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग, यानी डेलीगेट का इस्तेमाल हम एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग में भी करते हैं, जहां आप किसी भी मेथड को बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करने के लिए डेलीगेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव रखता है। उसके बाद हमारा कॉल बैक मैकेनिज्म भी इसके अंदर यूज़ होता है, यानी जो डेलीगेट्स होते हैं ना उनको कॉल बैक मैकेनिज्म के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जब किसी ऑपरेशन को, जैसे फाइल डाउनलोड करनी है आपने, इसको कंप्लीट होने पर किसी एक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे हमें नोटिफिकेशन मिलता है कि हाँ जी आपने इसको डाउनलोड कर लिया है, तो उसके जब हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो हमें कोई ना कोई एक्शन आता है, तो उसके ज़रिए हमारे डेलीगेट ही यानी कॉल बैक मैकेनिज्म जो यूज़ होता है उसमें भी हमारा डेलीगेट ही यूज़ कर रहा होता है, जो इसके डाउनलोडिंग को कंप्लीट होने पर हमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो आउटलाइन थी वो डाउनलोड की थी पंजाब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट थी वहाँ से, फिर जैसे मैंने डाउनलोड करने के लिए मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, उसकी जो आउटलाइन थी वो तो हाईलाइट थी, उसके ऊपर हाइपर लिंक लगा हुआ था, मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट डाउनलोड होकर मेरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली ओपन होगी। तो यहाँ पर बैकग्राउंड पे जो कोडिंग यूज़ हुई है वो मेरे पास हम कह सकते हैं कि डेलीगेट्स ही यूज़ हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने फाइल डाउनलोडिंग की ही एग्जाम्पल ली है, एक क्लास बनाई है फाइल डाउनलोडर के नाम से, उसमें मैंने क्या बनाया, मैंने उसमें एक डेलीगेट्स बनाया है। देन आपने इवेंट डाउनलोड कंप्लीट हैंडलर के नाम से, कि अगर मेरा कंप्लीट होता है तो मुझे कोई ना कोई इवेंट हो, इस पर कोई ना कोई एक्शन हो। ठीक है, और डाउनलोड कंप्लीट के नाम से मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। देन उसके बाद मैंने जो डाउनलोड फाइल थी उसके नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने URL स्ट्रिंग जो थी पास करा दी, क्योंकि हम URL के थ्रू ही डाउनलोड कर रहे हैं। फिर मैंने console.write में लिखा कि डाउनलोड फाइल फ्रॉम, कहाँ से, URL से आप फाइल को डाउनलोड कर लें। अभी मैंने आपको बताया कि मैं PU की वेबसाइट पे गई हूँ, वहाँ पे मैंने एंटरप्राइज की आउटलाइन को डाउनलोड करना था, मैंने उस URL या जो भी आप कह सकते हैं हाइपर लिंक लगा था, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे मोबाइल में वो चीज़ ऑटोमेटिकली ही सामने आ गई थी, डाउनलोड होकर सामने आ गई थी। तो ऊपर लिखा भी गया था कि डाउनलोडिंग कंप्लीट। ठीक है, तो डाउनलोड कंप्लीट यानी यहाँ पर क्या इवेंट हो सकता है, डाउनलोड कंप्लीट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन्वोक कर लेंगे डाउनलोड कंप्लीट, यानी हाँ डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अगर तो कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास आउटपुट में क्या डिस्प्ले है कि डाउनलोडिंग कंप्लीट। तो सेम यही कुछ मेरे साथ भी हुआ और मैंने इसी को ही एज अ एग्जाम्पल जो है वो यूज़ कर लिया था। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं jQuery के, jQuery से रिलेटेड, कि हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड इमेज यूजिंग द jQuery, what is the dollar function in jQuery, what are the jQuery selectors, define the dot class selector in jQuery, what is the purpose of the get and post request in Ajax, and what is the get XML in the database method। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोडिंग, क्या कोड jQuery का यूज़ करते हो हम इसकी बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर सकते हैं। तो jQuery का इस्तेमाल करें, आप किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड इमेज जो है वो बहुत इजीली जो है उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप CSS मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, HTML CSS वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पर एक $साइन का यूज़ करेंगे, $document.ready फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो $document.ready फंक्शन यूज़ हुआ है ये इंश्योर करता है कि आपने जो भी डूम है आपकी उसको पूरी तरह से लोड हो चुकी है और इससे पहले कि कोड जो है वो एग्जीक्यूट ना हो। हम लोगों ने क्या किया, पहले जो हमारी
जितने भी डोम थे वो फुली हमने इसको लोड किया। देन उसके बाद हमने हैश माई एलिमेंट लिखा है, यानी ये jQuery का सिलेक्टर है, ये चीज़ जो है सिलेक्टर है। और jQuery के जो सिलेक्टर्स होते हैं वो हम लोग अपनी CSS के अंदर यूज़ करते हैं। .css लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज जो भी थी, और URL लिखेंगे न्यू इमेज .jpg। बैकग्राउंड इमेज जो भी थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया या चेंज कर दिया है न्यू इमेज के साथ, तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी कोडिंग ही हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास ये चीज़ है, ये jQuery का सिलेक्टर है। उसके बाद ये चीज़ हमारी CSS यूज़ हुई है, जो कि इमेज को, बैकग्राउंड इमेज को न्यू इमेज के साथ जो है वो रिप्लेस कर देती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इस साइन को इन jQuery में यूज़ क्यों करते हैं। ये जो डॉलर फंक्शन है jQuery का, एक हम कह सकते हैं शॉर्टहैंड फंक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टहैंड, ठीक है। शॉर्टहैंड फंक्शन होता है हमारे jQuery के अंदर। इसका इस्तेमाल jQuery को इनिशियलाइज करने और जो भी डोम एलिमेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। उसमें हमारे पास देखिए कुछ की पॉइंट्स आते हैं, जिसमें ये फंक्शन जो होता है इज़ यूज टू कॉल से jQuery एंड सेलेक्ट एनी डोम एलिमेंट, यानी jQuery को कॉल करते हैं और कोई भी डोम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। अब आप CSS सिलेक्टर को इसमें पास करते हैं, HTML एलिमेंट या जो भी प्लान स्ट्रिंग्स होते हैं उनको आप पास कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल देखें, अगर मैंने एक पैराग्राफ को हाइड करना है, ठीक है, यानी सारे पैराग्राफ के एलिमेंट्स को हाइड कर देना है, तो मैं यहाँ पर ये डॉलर साइन का यूज़ करूँगी, पैराग्राफ लिखूँगी, .hide का फंक्शन यूज़ कर दूँगी कि जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे इसमें से हाइड हो जाए। यानी इसका मकसद ही क्या होता है कि jQuery को इनिशियलाइज करना होता है और जितने भी jQuery को कॉल करना होता है और डोम एलिमेंट्स होते हैं उनको आपने सिलेक्ट करना होता है। CSS सिलेक्टर को आपने या HTML एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए, यानी इसका यूज़ करते हुए आप लोगों ने इसको पास कराना होता है। उसके बाद jQuery सिलेक्टर्स फिर से हमारे पास डिस्कस हो रहे हैं कि jQuery सिलेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे हमें पता है वो सिलेक्टर कुछ टूल्स होते हैं, वो टूल्स होते हैं जो आपको HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने और उन पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देते हैं। अब ये सिलेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी तरीके से काम करते हैं, जिसमें CSS सिलेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। अब टाइप्स ऑफ सिलेक्टर की बात करें तो इसमें मेरे पास एलिमेंट सिलेक्टर आता है, ID सिलेक्टर आता है, क्लास सिलेक्टर आता है। अब एलिमेंट सिलेक्टर, जैसे मैंने HTML में div एलिमेंट है तो मैंने सिलेक्टर jQuery का इसको यूज़ किया और एलिमेंट सिलेक्टर के तौर पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जितने भी div एलिमेंट थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। अगर मुझे ID सिलेक्ट करनी है, सिलेक्टर का यूज़ करना है, तो मैं डॉलर लगा के हैश माई ID लिखूंगी, यानी जितने भी IDs में स्पेसिफाई हुए हैं माई ID के नाम से वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मुझे किसी क्लास को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करते हुए तो माई क्लास का जो है वो यूज़ कर दूँगी। क्लास एलिमेंट जितने भी हैं माई क्लास के नाम से वो सारे के सारे अंदर सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमें क्वेश्चन जो आ सकता है कि आप डॉट क्लास सिलेक्टर जो है jQuery के अंदर उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो डॉट क्लास सिलेक्टर jQuery में किसी भी पर्टिकुलर क्लास वाले एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये सिलेक्टर उन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जिन पर वो क्लास अप्लाइड होती है। जैसे देखो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये मैंने एक हाईलाइट के नाम से एक आप कह सकते हैं क्लास जो है मैंने बनाई हाईलाइट के नाम से, मैंने उसको सिलेक्ट किया सिलेक्टर का यूज़ करते हुए। .css, अब इस हाईलाइट में कलर कौन सा है, रेड कलर है, ठीक है। यानी यहाँ पर आ रहा है कि आप लोगों जो टेक्स्ट कलर है उसको रेड कलर से भी, या एलिमेंट में जिस भी कलर से आपने उसको हाईलाइट किया आप उसको चेंज भी कर सकते हैं या उस कलर को आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि गेट और पोस्ट जो है वो रिक्वेस्ट इस एजेक्स के अंदर, तो हमें पता है एजेक्स स्टैंड फॉर द एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। इसके ज़रिए आप वेब एप्लीकेशन के लिए एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे गेट रिक्वेस्ट का पर्पस क्या होता है। अब ये सर्वर से डाटा को रिट्राइव करने के लिए यूज़ होती है। इसमें डाटा URL को क्वेरी स्ट्रिंग के ज़रिए भी भेजा जाता है। अब इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपको सिर्फ डाटा चाहिए होता है, जैसे किसी API से आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आप गेट फंक्शन का गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें मैंने सिलेक्टर यूज़ किया है गेट का, तो मैंने अंदर URL डाल दिया, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखती api.google.com लिख देती कि मुझे यहाँ से डाटा चाहिए, तो यहाँ पे फंक्शन डाटा लिख देती, तो console.log लिखती कि हाँ मुझे ये डाटा जो है वो मुझे डिस्प्ले करा दो, जो मुझे डाटे की ज़रूरत होती है, फेच करना है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट की बात करें, ये तो हमारे डाटा को रिट्राइव करने के लिए यूज़ होता है सर्वर से। तो जो पोस्ट होती है ना वो सर्वर पर डाटा भेजने के लिए, आप कह सकते हैं कि गेट रिक्वेस्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट से हम लोग अपलोड कर सकते हैं। सर्वर पर डाटा भेजने के लिए यूज़ होता है। इसमें डाटा रिक्वेस्ट बॉडी में
जो डाटा रिक्वेस्ट बॉडी होती है, यानी एक पूरी बॉडी बनी होती है, उसके अंदर हम डाटा रिक्वेस्ट करते हैं और वो सिक्योर होता है। अब इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपको डाटा क्रिएट या डाटा को अपडेट करना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड डॉट पोस्ट यूज़ किया, इसमें मैंने HTML एक URL डाला, फिर मैंने इसको अपडेट करना है कि जो नेम है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने अंदर डालनी है, नेम क्या है जॉन, इसकी एज क्या है 30, तो फंक्शन लिख देंगे रिस्पॉन्स और कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, यानी सारा सेम है, जस्ट इसकी एक बॉडी बन जाती है। देखो इसके अंदर कोई, जो मैंने गेट रिक्वेस्ट, इसके अंदर कोई बॉडी नहीं बनी थी, लेकिन इसके अंदर जब मैंने URL पास कराया तो इसके अंदर मैंने एक बॉडी बना दी, यानी इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है गेट XML इन डाटा सेट मैथड के अंदर गेट XML का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो गेट XML मैथड डाटा सेट क्लास का एक मैथड होता है जो आपको या आपके जो भी डाटा सेट होते हैं इसको XML फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है और एज अ रिजल्ट भी हमें उसी फाइल में मिल रहा होता है। अब ये मेथड आपको आपके डाटा सेट को XML स्ट्रिंग की फॉर्म में दे देता है, जो बाद में ट्रांसफ़र या स्टोर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका पर्पज़ ये क्या होता है, इसका पर्पस देख लेते हैं कि ये जो मेथड होता है ये XML फॉर्मेट में सीरियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। ये इंटरऑपरेबिलिटी के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है, यानी जैसे अगर आपको डाटा को किसी वेब सर्विस या API को भेजना है तो इसके लिए भी हमारा ये जो गेट XML है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे एक कोड गिवन है, डाटा सेट DS इज इक्वल टू द न्यू डाटा सेट। देन हमने क्या करना है, फिल द डाटा सेट विद द डाटा के साथ हमने इसको फिल करना है। XML डाटा बनाएंगे स्ट्रिंग के नाम से और इसमें हमने इस डाटा को फिल कर दिया, यानी इतना सा कोड आप लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास हमारी आउटलाइन का टॉपिक था व्हाट इज़ द WSDL एंड SOAP, इनके दरम्यान में क्या क्या डिफरेंस है इनको हम पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो WSDL क्या होता है और हमारे पास WSDL और SOAP में क्या डिफरेंस होता है और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो WSDL का मतलब होता है वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये एक XML बेस्ड लैंग्वेज होती है जो हमारे वेब सर्विसेज के डिस्क्रिप्शंस के लिए यूज़ की जाती है, यानी इसका इस्तेमाल वेब सर्विसेज की फंक्शनैलिटीज़, जो भी मेथड्स होते हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको डिफाइन करने के लिए होता है ताकि क्लाइंट एप्लीकेशन इन वेब सर्विसेज से इंटरेक्ट कर सकें। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर समझे तो इसमें हमारे पास टाइप्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, पोर्ट टाइप्स आती हैं, बाइंडिंग्स आती है, सर्विसेज आती है। जो टाइप्स होती हैं ना, ये डाटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं जो वेब सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, इन चीज़ों को। जो मैसेजेस होते हैं ना, ये डाटा मैसेजेस को डिफाइन करती है जो सर्विसेज के थ्रू सेंड और रिसीव किए जाते हैं। सबसे पहले टाइप हम लिखते हैं डाटा टाइप। फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग लिखी, आगे मैंने मैसेज लिख दिया, अगर मैंने सेंड या रिसीव करना है तो मैं कोई मैसेज लिख देती हूँ। पोर्ट टाइप लिख देनी है, यानी ये ऑपरेशंस को डिफाइन करता है जो वेब सर्विसेज परफॉर्म कर रही है, तो मैं लिखूँगी मुझे किस पोर्ट पर डाटा को सेंड करना है। बाइंडिंग्स यानी ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को डिफाइन करती है, जिसे हम SOAP या HTTP कह सकते हैं, उनको आपस में बाइंड करने के लिए। सर्विसेज होती हैं, तो ये सर्विसेज होती हैं, ये सर्विस की जो एंड पॉइंट होता है, जैसे URL होते हैं, उसको जब हम पूरा पेज बना लेते हैं तो एंड उसका एक URL बन जाता है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। WSDL एंड SOAP के दरम्यान में डिफरेंस देखें तो दोनों में मैंने यहाँ पे एक फीचर्स देखे हुए हैं कि आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इनका फॉर्मेट लिख सकते हैं, इसका पर्पस लिख सकते हैं, इसका यूजेज लिख सकते हैं, इसकी प्रोटोकॉल डिपेंडेंसी लिख सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास जो WSL होता है ना, ये वेब सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होती है, जबकि SOAP जो होता है ना, ये एक एक्सचेंज मैसेज प्रोटोकॉल होता है, मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि WSDL एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो वेब सर्विस की डिस्क्रिप्शंस को डिस्क्राइब करती है। फॉर्मेट में देखें तो क्योंकि मैंने बात की लैंग्वेज होती है तो ये XML बेस्ड लैंग्वेज होती है, लेकिन SOAP की बात की कि ये प्रोटोकॉल होता है जो कि मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता है, तो ये हमारा XML बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। इसका पर्पस देखें तो ये जितनी भी सर्विसेज की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उनको डिफाइन करती है। और SOAP चूँकि एक्सचेंज द मैसेजेस, तो ये डाटा को सिक्योरली ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यूजेज की बात करते हैं तो ये क्लाइंट और सर्वर्स के दरमियान में जितने भी स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो जो SOAP होता है सेंड एंड रिसीव द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज को करता है, ठीक है। प्रोटोकॉल होता है जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने का काम करता है। प्रोटोकॉल डिपेंडेंसी की बात करें तो इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं WSDL में, वो SOAP भी यूज़ होता है, HTTP भी होता है। लेकिन अगर इस SOAP के प्रोटोकॉल की बात करें तो ये खुद भी इटसेल्फ एक प्रोटोकॉल ही होता है। यही बस छोटा सा डिफरेंस था। सो आप लोग ये डिफरेंस की समझ आ गई होगी। अब यही पॉइंट पेपर में लिखा ना और थोड़ा सा अपने से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, ठीक है।
उसके बाद WSDL के यूजेस देखें। इसका इस्तेमाल हमें पता है वेब सर्विसेज के डिस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए होता है, जिससे क्लाइंट एप्लीकेशन को ये पता चलता है कि उन्हें जो भी वेब सर्विसेज होती हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। इसका इस्तेमाल हम कुछ इस सिनेरियो में हम पढ़ सकते हैं कि जैसे क्लाइंट जनरेशन, यानी WSDL से आप क्लाइंट कोड जनरेट कर सकते हैं जब वेब सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए तैयार होते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी, यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं उनके दरमियान में इंटरेक्शन करने के लिए हमारा जो इसका यूज़ होता है हम इंटरऑपरेबिलिटी बोलते हैं। सर्विसेज डिस्कवरी के लिए, यानी WSDL फाइल को यूज़ करके आप क्लाइंट वेब सर्विसेज को डिस्कवर कर सकते हैं जो उनकी ज़रूरत के लिए सूटेबल होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, जैसे नीचे है डॉक्यूमेंटेशन आप कर सकते हैं, यानी WSDL जो है डिफरेंट किस्म की वेब सर्विसेज के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, जिससे डेवलपर्स को ये समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि आप सर्विसेज कैसे भी काम कर सकते हैं, यानी सर्विसेज आप कैसे काम ले सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू यूज़। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है व्हाट इज़ द SQL एक्सेप्शन एंड इंजेक्शन। तो एक्सेप्शन से आपको पता चल रहा होगा कोई ना कोई एरर्स का टाइप होगा। तो SQL एक्सेप्शन एक एरर है जो SQL ऑपरेशंस के जो भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उसके दौरान तब होता है जब आप कोई इश्यूज आते हैं। जब भी आपको SQL में कोई इश्यूज आते हैं तब हमारी SQL एक्सेप्शंस होती हैं। तो यानी जैसे डेटाबेस एक्सेस में आप डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, उसमें कोई ना कोई इशू आता है तो उसमें कोई एक्सेप्शन आ जाती है, एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन डेटाबेस कनेक्टिविटी, क्यूरी एग्जीक्यूशन या डाटा मैनिपुलेट में भी कोई ना कोई रुकावट पेश कर सकती है। उसके बाद अगर SQL एक्सेप्शन की अगर हम डिटेल देखें तो किन इसके कॉजेज देखेंगे किस वजह से होती है। तो ये अलग अलग वजह से भी हो सकती है, जैसे इनकरेक्ट SQL सिंटैक्स लिख दिया, इनवैलिड डेटाबेस कनेक्शन है, या कॉन्स्ट्रेंट वायलेशन हो, जैसे फॉरेन की या यूनिक कॉन्स्ट्रेंट, इन दोनों में आपने कॉन्स्ट्रेंट लगाना भूल गए हैं, इस वजह से भी सकता है। उसके बाद इनको हैंडल कैसे किया जाता है, तो आप SQL एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने जावा प्रोग्रामिंग किया, C++ किया तो आपने उसमें देखा होगा कि आप ट्राई कैच ब्लॉक जो होते हैं इनका यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो आप SQL एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए भी ट्राई कैच ब्लॉक का ही इस्तेमाल करते हैं। इससे आप एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचा सकते हैं और यूजर्स के मीनिंगफुल एरर मैसेज भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ट्राई और स्टेटमेंट लिख दिया, उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए सिलेक्ट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है, यूज़र्स हमने सिलेक्ट किया। अगर तो कोई ना कोई SQL एक्सेप्शन आती है तो देन मुझे वो प्रिंट करा दे कि SQL एक्सेप्शन जो है वो कौन सी, और यहाँ पे आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि हाँ जी आपका कोई ना कोई एरर है और क्या है वो आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद आपकी जो है वो एरर जो है वो हैंडल हो जाएंगी। अब हमारे पास आता है SQL इंजेक्शंस क्या होते हैं। व्हाट इज द SQL इंजेक्शन? एक सिक्योर वल्नरेबिलिटीज हैं जो तब होता है जब अटैकर्स मैलिशियस SQL कोड को एप्लीकेशंस के इनपुट के जरिए इंजेक्ट करता है। जैसे अगर किसी हम एग्जांपल लेते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो हमारे अंदर मेडिसिन को इंजेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी हम SQL कमांड लिखते हैं तो इसके अंदर कोई ना कोई अटैकर्स आते हैं, या आप कह सकते हैं हैकर्स हो सकते हैं, जो जितने भी मैलिशियस SQL कोड होते हैं उनको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह से ही एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू इंजेक्ट कर रहे होते हैं यूजिंग द इंजेक्शन की तरह ही हमारे SQL कोड के अंदर कोई खतरनाक या मैलिशियस SQL कोड जो होते हैं उसको इंजेक्ट करते हैं। इससे वो एप्लीकेशन की जो भी डाटाबेस होते हैं उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस उनको मिल सकती हैं, या जितने भी सेंसिटिव डाटा होते हैं उसको एक्सपोज कर सकते हैं। सेंसिटिव डाटा हमारा कौन सा हो सकता है, जो हमारे डाटाबेस में स्टोर होता है, हमारी पिक्चर्स हो सकती हैं, उनका वो गलत यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी डिटेल देखें तो इसमें सबसे पहले इसका हम मैकेनिज्म समझेंगे। तो जब एप्लीकेशन यूज़र्स की जो भी इनपुट्स होती है उनको डायरेक्टली SQL क्वेरीज में इस्तेमाल करते हैं, तो जो अटैकर्स होते हैं वो इनपुट फील्ड को मैनिपुलेट करके उसमें जो भी मैलिशियस SQL कमांड्स होती हैं वो भेज सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस यानी अनऑथराइज डाटा एक्सेस मिल जाती है कोई भी हमारे डाटा के अंदर ईजीली। जैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो अगर किसी ने मैलिशियस या हैकर्स ने मैलिशियस इंजेक्ट कर दी हैं, कोई ख़तरनाक से वायरसेस या अटैकर्स ने अपने अटैक कर दिए हैं, इंजेक्ट कर दिए, तो वो आपके फ़ोन का सारा डाटा जो है वो अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, ठीक है, जिनका आपको पता भी नहीं होता। तो इसको हम SQL इंजेक्शंस बोलते हैं।
तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इनमें अनऑथराइज डाटा एक्सेस उनको मिल जाती है, डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, इवन वो कंप्लीट डाटाबेस कंप्रोमाइजेस के साथ से, यानी हमारी कंप्लीट डाटाबेस के ऊपर वो अपना जो है वो कंट्रोल ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं तो देखिए वर्नेबिलिटी एसक्यूएल क्वेरी, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग यूज़र इनपुट है ड्रॉप टेबल यूज़र, ठीक है। तो उसके बाद एसक्यूएल में सिलेक्ट फ्रॉम द यूज़र वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र इनपुट, अगर यूज़र का नेम यूज़र की इनपुट के इक्वल होता है तो तब जाकर हमारी एसक्यूएल क्वेरी जो होती है वो पास आउट होती है। अगर नहीं, अगर तो जो हमारा हैकर होता है उसकी क्वेरी के इक्वल हो जाती है तो देन वो तो इजीली आ जाता है, तो हमारा ड्रॉप टेबल यूज़र जो होता है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद इससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए, यानी एसक्यूएल इंजेक्शन से बचत के लिए, उसको बचाने के लिए, यानी से प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छा तरीका प्रिपेयर स्टेटमेंट या पैरामीटराइज क्यूरीज का यूज़ करना होता है। इससे यूज़र इनपुट को सेफली हैंडल कर सकता है। तो पैरामीटर क्यूरीज बनाने के लिए आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस प्रिपेयर स्टेटमेंट के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करना है, तो उसमें आपने सिलेक्ट फ्रॉम द यूज़र वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू आपने क्वेश्चन मार्क लगाना, यानी यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपने यूज़र नेम कौन सा देना है। उसके बाद ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था प्रिपेयर स्टेटमेंट का, इसमें स्ट्रिंग को सेट करना है जिसमें आपने 1 यूज़र इनपुट लेनी है, यानी जितनी भी आपने अगर तो आपकी यूज़र इनपुट 1 की इक्वल हो जाती है तो मतलब आप जो रिस्की कोड होते हैं उनसे आप बच सकते हैं, आपकी आउटपुट आपके अकॉर्डिंग ही चलेगी। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द एंटिटी डाटा मॉडल। तो एंटिटी डाटा मॉडल यानी ईडीएम, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जो डाटा को एंटिटीज रिलेशनशिप या जो भी एट्रीब्यूट्स होती हैं उनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अब ये मॉडल डाटाबेस स्ट्रक्चर को समझने, उनको डिज़ाइन करने के लिए ही यूज़ होता है। अब खासकर जब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होती है, या आप कह सकते हैं यानी ORM या EFF यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क में जब आप इनका यूज़ करते हैं तो आप इस मॉडल का यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे डाटाज होते हैं उनके दरम्यान में रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसको अगर डिटेल से देखें तो हमने बात की थी एंटिटी डाटा मॉडल, तो सबसे पहले इसमें एंटिटीज़ देखते हैं कौन सी होती है। हम जब डाटाबेस को हमने पढ़ा था तो उसमें हमने एंटिटीज़ के बारे में पता है ना कि वो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो रियल वर्ल्ड डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कस्टमर है, ऑर्डर है, प्रोडक्ट है, ये सारी एंटिटीज़ होती हैं। तो हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे हम स्टूडेंट एक एंटिटी लेते हैं तो स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है, उसकी ईमेल हो सकती है। इसी तरह कस्टमर की आईडी, नेम और ईमेल। इसी तरह से हम रिलेशनशिप की बात करेंगे तो रिलेशनशिप हम कह सकते हैं एसोसिएशंस होते हैं जो एंटिटीज़ के, डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान में कनेक्शन क्रिएट करती हैं। अब ये डिफाइन करती है कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। जैसे अगर हमने ऊपर बात की थी कस्टमर, ऑर्डर, प्रोडक्ट, ये एंटिटीज़ हैं, तो यहाँ पर कस्टमर जो है वो ऑर्डर के साथ किस तरह से रिलेशन बनाता है, क्योंकि कस्टमर को ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है ना, वो ऑर्डर करता है, उसको ऑर्डर मिलते हैं, तो ये चीज़ ऑर्डर किस चीज़ के, प्रोडक्ट के, तो ये आपस में रिलेशन बना रहे होते हैं। उसके बाद अगर तो इनके दरमियान में कौन से रिलेशन हो सकते हैं, कस्टमर और ऑर्डर्स के दरमियान में 1 to 1, 1 to many, many to many, यानी बहुत सारे कस्टमर बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं। एक कस्टमर जो होता है वो एक ही ऑर्डर कर सकता है। 1 to many, एक कस्टमर एक से ज़्यादा मैनी ऑर्डर कर सकता है। तो इस तरह से हमारे रिलेशनशिप होते हैं। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एट्रीब्यूट जो होते हैं ये एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अभी मैंने बात की, अगर मैं ऑर्डर की एग्जांपल लेती हूँ, ऑर्डर की आईडी क्या है, ऑर्डर किस टाइम पे हुआ और ऑर्डर की टोटल अमाउंट क्या आती है, ये। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास आता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी आप ईडीएम को टिपिकली डायग्राम के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो एंटिटी रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने अपनी डाटाबेस के जब सब्जेक्ट हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने इनको क्लियर किया था, तो आपको डायग्राम बनाना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। एंटिटी को हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी जो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, फिर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम लोग ओवल शेप से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और अगर हमने रिलेशन बनाने इनके दरमियान में तो उसको हम लोग किससे, जो लाइन्स होती है, एरो लाइन्स होती है, उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद डेटाबेस जनरेशन होते हैं, यानी ईडीएम का इस्तेमाल डेटाबेस टेबल और जो भी रिलेशनशिप होते हैं उनको ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए किया जा सकता है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। क्वेरिंग करने के लिए ईडीएम के साथ आप लिंक यानी लैंग्वेज
इंटीग्रेटेड क्यूरी का इस्तेमाल करके डाटा को क्यूरी कर सकते हैं। ये आपको स्ट्रांगली टाइप क्यूरी लिखने की भी सहूलत देते हैं। मैपिंग की बात करते हैं तो ईडीएम को डाटाबेस टेबल के साथ मैप किया जाता है, जिससे डेवलपर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना होता है रिलेशन डाटाबेस एक्सेस को फ्लेक्सिबल करने के लिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है आपको, सिंपल आपके पास एंटिटीज़ हैं, कस्टमर आईडी है, नेम है, यानी ये जो कस्टमर है ये आपके पास एंटिटी है और ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह से ऑर्डर है, ये एंटिटी है और ये इसके एट्रीब्यूट्स है। उसके बाद नीचे रिलेशनशिप क्या है, वन कस्टमर कैन हैव मैनी, यानी ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। अगर यहाँ पे लिखता है वन कस्टमर हैव वन ऑर्डर तो ये वन टू वन रिलेशनशिप होता। उसके बाद हमारे पास आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेब एपीआई। तो वेब एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स और टूल है जो वेब एप्लीकेशन को अलाउ करता है कि वो दूसरे एप्लीकेशन या सर्विसेज के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, या दूसरे सर्विसेज के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है और किस तरह से अलाउ करता है कि वो इंटरेक्शन करे। तो ये जो एपीआईज है ये HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं और उन्हें वेब के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। अब वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं, डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें अपडेट कर सकते हैं, उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। अगर इसके कुछ डिटेल में जाएं तो हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल। तो वेब एपीआई जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। अब ये मेथड हमारे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट यानी अपलोड करना, डाउनलोड करना, डिलीट करना, इनके ज़रिए क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशंस को इनेबल करते हैं। डाटा फॉर्मेट इसका होता है, यानी वेब एप्लीकेशन डाटा को एक्सचेंज करने के लिए कॉमनली जेसन, जिसको हमने डिटेल से इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा था कि जेसन जो होता है ये की वैल्यू पेयर का यूज़ करता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होती है या हमारी जो XML फॉर्मेट होती है इनका इस्तेमाल करते हैं। अब जेसन जो है ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये लाइट वेट और ह्यूमन रीडेबल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें हम रेस्टफुल IPs का भी यूज़ करते हैं। इसकी टाइप्स होती हैं, वेब APIs की दो टाइप्स होती हैं, एक रेस्टफुल IPs होती हैं, एक सोप IPs होती हैं। तो बहुत से वेब API जो होती है वो रेस्ट यानी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर आर्किटेक्चर प्रिंसिपल पर बेस होती हैं। अब रेस्टफुल IPs होती हैं, स्टेटलेस होती हैं, क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें रिसोर्सेज को यूनिक URL के जरिए भी आइडेंटिफाई किया जाता है। सोप API की बात बोलते हैं तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें वेब सर्विसेज को बनाया जाता है, यानी ये XML फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, XML प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं डाटा को एक्सचेंज करने के लिए, सिक्योरली डाटा को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद अगर इसके यूजेस देखें तो वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए, यानी वेब APIs का इस्तेमाल डिफरेंट एप्लीकेशन या स्टेटमेंट के बीच में जो भी इंटीग्रेशन होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए पेमेंट गेटवे IP का इस्तेमाल करते हैं, डाटा एक्सेस करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस में आप इसका यूज़ करते हैं कि कैसे आप सर्वर से डाटा रिट्राइव कर सकते हैं, उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज के लिए, यानी जितनी मॉडर्न एप्लीकेशन होती है ना डेवलपमेंट में, मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप ज़्यादा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ही यूज़ कर रहे होते हैं इनके लिए। तो यहाँ पर अगर एक एग्जांपल गिवन है, अगर आप करना चाहते हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे यानी अगर आप एक सिंपल वेब API डिज़ाइन करते हैं तो यूज़र डिटेल प्रोवाइड करता है, आप कुछ इस तरह से अपनी API का एंड पॉइंट बना सकते हैं। जैसे गेट API यूज़र, ये क्या करता है, जितने भी सारे यूज़र्स होते हैं इनकी लिस्ट को रिट्राइव करता है। गेट /API यूज़र ID स्पेसिफिक यूज़र की डिटेल को रिट्राइव करता है। पोस्ट API यूज़र यानी जो नए यूज़र्स होते हैं उनको क्रिएट करता है। पुट API यूज़र जितने भी यूज़र एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनकी डिटेल को अपडेट करता है। और डिलीट यानी जितने भी स्पेसिफाई यूज़र्स होते हैं उनको डिलीट कर देते हैं। जहाँ ID यूज़ नहीं होती इसका मतलब होता है हमने यहाँ पे किसी को स्पेसिफाई नहीं किया था, और यहाँ पे ID है तो मतलब हमने किसी स्पेसिफिक यूज़र्स की ID के थ्रू उसकी डिटेल को रिट्राइव करना है। तो इस तरह से हम लोग अपनी APIs होते हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का एंड। ये वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो हमें पेपर में लाजमी पूछे जा सकते हैं।